हेलो गाइस, वेलकम टू विद्याकाश। भाई मेरा नाम है तुषार। आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी का चैप्टर 2 माइग्रेशन। ये हमारी जियोग्राफी जो सेकंड बुक है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, उसका चैप्टर सेकंड है माइग्रेशन। भाई माइग्रेशन के बारे में हम सबको पता है। माइग्रेशन होता क्या है? माइग्रेशन भाई मतलब प्रवास होता है, ठीक है। मतलब जिस जगह पे आप रह रही हो उस जगह को आप छोड़कर कहीं और जा रहे हो। रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन के बारे में हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिल रही है, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, किसी भी कारण से आप जा रहे हो। पर भाई आप एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हो, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हो, एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो, ठीक है, वो माइग्रेशन कहलाता है। या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो, वो भी माइग्रेशन कहलाता है। आप किसी चीज की तलाश में जा रहे हो ना, किसी चीज से परेशान होकर जा रहे हो, आपको वहां पे वो अच्छी तरह मिल रही है, ठीक है, शांति हो, कुछ भी लगा लो, ठीक है, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। मतलब एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना, ठीक है, उसको माइग्रेशन बोला जाता है। भाई अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर, माइग्रेशन। इट वाज नोटेड इन फर्स्ट सेंसस 1881। जो हमारा माइग्रेशन का टॉपिक है वो भाई जब हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था, भाई हम सबको पता है। वैसे जो हमारी फर्स्ट सेंसस माना जाता है 1881 में जो हमारा सेंसस हुआ था उसको हमारा फर्स्ट सेंसस माना जाता है। पर भाई सबसे पहला सेंसस हमारा 1872 में हुआ था, पर वो उस सेंसस को कंप्लीट सेंसस नहीं माना जाता है। तो इसलिए फर्स्ट सेंसस हमारा 1881 के सेंसस को हमारा पहला सेंसस माना जाता है, पहली जनगणना बोला जाता है। क्योंकि भाई उसमें हमारे पूरी जो पॉपुलेशन है उसकी जनगणना नहीं हो पाई थी, इसलिए उसको कंप्लीट सेंसस नहीं माना जाता। इसलिए फर्स्ट सेंसस 1881 के सेंसस को, जनगणना को ही पहली जनगणना बोला जाता है। वैसे हमारी जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, पर उसको पूरा नहीं माना जाता। इस चीज का ध्यान रखना। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है कि भारत में पहली जनगणना मतलब फर्स्ट सेंसस कब हुआ था। तो ध्यान रखना 1881, ठीक है, 1881 में हुआ था। 1872 नहीं लिखना है, 1881 लिखना है, ठीक है। इन 1961 टू कंपोनेंट इंट्रोड्यूस, और 1961 में आपकी जो जनगणना थी उसके अंदर दो कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया था। पहला था आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब जहां पर बंदे का जन्म हुआ है सेंसस में वो लिखा जाएगा कि वो बंदा पैदा हुआ है, इंडिया के अंदर पैदा हुआ है, किस स्टेट में हुआ है, किस सिटी के अंदर पैदा हुआ है, या इंडिया से बाहर पैदा हुआ है, ठीक है। उसमें आपका ये लिखा जाएगा प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ हो जाता है। इसके बाद आता है भाई ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, मतलब कितने समय से, कितने लंबे समय से, 5 साल से 10 साल से बंदा उस जगह पर रह रहा है या लाइफ टाइम रह रहा है, कितने टाइम्स को हो चुका है वहां पर रहते रहते। दादा परदादा के समय मतलब यहीं पे रहते थे या बाद में आके माइग्रेट हुए, हर चीज पूछी जाती है आपके सेंसस में, ठीक है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस। अब आता है हमारा प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ हमारा होता क्या है, सेंसस के अंदर ही क्यों कंपोनेंट ऐड कराए गए थे, इसका मतलब समझिए पहले आप। प्लेस ऑफ बर्थ क्यों ऐड कराया गया था? क्योंकि इफ द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनुमरेशन, ठीक है, मतलब अगर जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो अलग पाया जाता है प्लेस ऑफ एनुमरेशन से, मतलब जहां पर आपका जन्म हुआ है, ठीक है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपके जो प्लेस ऑफ एनुमरेशन मतलब जहां पर आपकी जनगणना हुई है, आपका सेंसस हुआ है, अगर आपका जो जन्म स्थान है उससे अलग पाया जाता है तो आपको लाइफ टाइम माइग्रेंट माना जाता है। मतलब आप पैदा वहां हुए हैं पर जब सेंसस हो रहा आप वहां पर रहते, उस जगह नहीं रहते जहां पर आपका जन्म हुआ था। मान लीजिए आपका जन्म दिल्ली के अंदर हुआ था पर आप रहते चंडीगढ़ में है, तो आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस चंडीगढ़ माना जाएगा ना, दिल्ली तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, तो उसको लाइफ टाइम माइग्रेंट बोला जाता है। जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस अगर अलग पाया जाए प्लेस ऑफ बर्थ से। प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या होता है? प्लेस ऑफ रेसिडेंस, इफ द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इनॉमिनेशन नोन बाय लास्ट रेसिडेंस। अगर जो आपका प्लेस ऑफ लास्ट, आखिरी जहां जगह पर आप जो रहते थे, अगर वो आपका अलग पाया जाएगा प्लेस ऑफ एनुमरेशन से, मतलब जो आपका लास्ट ऑफ रेसिडेंस था, मतलब जैसे आप पहले हरियाणा रहते थे, कहीं भी रहते थे, आपकी स्टेट का हमें कुछ नहीं पता, दिल्ली हरियाणा कहीं भी रहते थे, अगर प्लेस ऑफ का लास्ट रेजिडेंस अलग पाया जाता है जहां आपका जब सेंसस हो रहा है उस समय पर आप और कहीं रहते हैं, तो उसको भाई लास्ट रेसिडेंस के उससे जाना जाएगा। मतलब जो आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस है उसको लास्ट रेसिडेंस के उससे कन्वर्ट किया जाएगा। जो आपका प्लेस ऑफ एनुमरेशन है उसको आपका पर टाइम जो आप क्या बोलते हैं प्लेस ऑफ रेसिडेंस के उससे उसको जाना जाएगा। जो आपका पहला प्लेस ऑफ रेसिडेंस है उसको लास्ट रेसिडेंस के उससे जाना जाएगा, ठीक है।
तो इसलिए 2 चीज कराई थी। क्यों कराई थी? प्लेस ऑफ बर्थ केस लेके बंदा पैदा यहाँ हुआ था पर अब वे वहां नहीं रहते हैं, उन्होंने वे दूसरी जगह रहते हैं, तो सेंसस में ये चीज लिखवाई जाती है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस मतलब बंदे का प्लेस ऑफ रेसिडेंस हरियाणा है पर भाई वो हरियाणा को छोड़ चुके हैं, वे दिल्ली में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, ठीक है, इसलिए ये चीज कराई गई थी। अब आता है हमारा माइग्रेशन हो जाता है, अब आती है माइग्रेशन की स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन होता क्या है हमारा भाई। माइग्रेशन की हमारी 4 स्ट्रीम्स होती हैं, ध्यान रखना, रूरल टू रूरल, ठीक है, माइग्रेशन की 4 स्ट्रीम्स होती हैं। ग्रामीण से शहर की तरफ माइग्रेट करते हैं, तो रूरल से अर्बन में जो लोग माइग्रेट करते हैं पहली स्ट्रीम हो गई। दूसरी स्ट्रीम अर्बन से रूरल में, मतलब शहर से लोग गांव में जो माइग्रेट करते हैं, ठीक है, दूसरी स्ट्रीम हो गई। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं गांव से गांव में ही माइग्रेट करते हैं, रूरल टू रूरल एरिया माइग्रेट करते हैं। और जो चौथे टाइप के होते हैं अर्बन टू अर्बन एरिया माइग्रेट, मतलब शहर से शहर की तरफ माइग्रेट करते हैं। जो आपकी स्ट्रीम है 4 स्ट्रीम हो गई। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आ सकता है कि माइग्रेशन की स्ट्रीम्स कितने टाइप्स की होती हैं, तो आप 4 टाइप्स के लिख सकते हो, उनके नाम लिख देना, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, 1-2 मार्क्स में एक या 2 नंबर में पूछा जाता है आपका ये, ठीक है। तो हो गया रूरल टू अर्बन। रूरल टू अर्बन में कौन लोग माइग्रेट करते हैं सबसे ज्यादा? रूरल टू अर्बन में भाई जो मेल्स हैं वे माइग्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? उनको भाई अच्छी जॉब चाहिए होती है, अच्छी एजुकेशन चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए होती है, इसलिए रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है। अर्बन टू रूरल माइग्रेशन क्यों होता है भाई? जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, कुछ ओल्ड पीपल्स होते हैं ना, वे भाई अब शहर की जिंदगी से परेशान हो चुके होते हैं, तो वे वहां रहना पसंद नहीं करते भाई। जो आपका सिटी एरिया होता है, ठीक है, अर्बन एरिया होता है, वहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन पाया जाता है, शोर शराबा होता है, तो वो रहना पसंद नहीं करते। एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे पोल्यूशन फ्री एरिया हो, ठीक है, खेत वेत हो आसपास में, ठीक है। तो इसलिए रूरल टू अर्बन टू रूरल भी माइग्रेशन होता है आपका। अर्बन टू अर्बन आपका माइग्रेशन क्यों होता है? मान लीजिए कोई बंदा एक शहर में काम कर रहा है, उसका ट्रांसफर हो जाता है दूसरे शहर में, तो इसलिए अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन होता है। रूरल टू रूरल माइग्रेशन क्यों होता है? रूरल टू रूरल माइग्रेशन भी इसलिए होता है, कोई बंदा गांव में काम करता है, उसके गांव जो कृषि के काम करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में काम कर, ठीक है, कृषि के लिए जाता है, खेत जोतने जाता है, कोई सब्जी बेचने जाता है गांव से गांव, तो रूरल, ठीक है, रूरल, इसलिए रूरल टू रूरल माइग्रेशन भी होता है। टेम्परेरी होता है, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट नहीं होता है, परमानेंट भी हो जाता है, पर ज्यादातर जो माइग्रेशन होती है वो आपकी टेम्परेरी ही पाई जाती है, ठीक है। लोग काम रूरल एरिया से लोग काम करते हैं, अर्बन एरिया में काम करने आते हैं रूरल एरिया से, ठीक, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर वापस अपने गांव चले जाते हैं, ठीक है। जब वो पैसा थोड़ा कमा लिया, थोड़ा अपने गांव में कुछ दिन रहे, थोड़ा जब लगेगा उन्हें कि पैसे अब खत्म होने लगे, फिर पैसे कमाने आ जाते हैं, फिर पैसे कमा के ले जाते हैं, तो ऐसे टेम्परेरी माइग्रेंट होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग 2001 के दौरान, ठीक है, 315 मिलियन, ठीक है, 315 मिलियन माइग्रेंट बेस्ड ऑन लास्ट रेसिडेंस, ठीक है भाई। 2001 के दौरान आपके 315 मिलियन जो माइग्रेंट थे, ठीक है, बेस्ड ऑन लास्ट रेसिडेंस के जो बेस पर, उनमें से 315 मिलियन में से आपके 98 जो मिलियन माइग्रेंट थे, उन्होंने अपना जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, ठीक है, उसको चेंज कर लिया था पिछले 10 सालों के अंदर, ठीक है। आपका भाई ये डाटा दिया हुआ है, सिंपल, मतलब सेंसस में क्यों किया जाता है ऐसा। मान लीजिए आपके 315 मिलियन माइग्रेंट थे जो प्रवासी थे, ठीक है, 315 मिलियन प्रवासी थे, उनमें से भाई जो 98 मिलियन थे, ठीक है, जो प्रवासी थे, उन 315 में से 98 मिलियन प्रवासियों ने अपना जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है उसको चेंज कर लिया, ठीक है। 19 में से जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है उसको चेंज कर लिया, पिछले 10 सालों के अंदर उनका प्लेस ऑफ रेसिडेंस चेंज हो चुका है। दिस स्ट्रीम डोमिनेटेड बाय फीमेल माइग्रेंट। और जो आपका ये माइग्रेशन की स्ट्रीम होती है, ये सबसे ज्यादा भाई जो डोमिनेट करती है ना, ये आपकी फीमेल माइग्रेशन पे करते हैं, क्योंकि फीमेल माइग्रेंट होते हैं इसके अंदर आपके, क्योंकि जो भाई फीमेल्स होती हैं, पहले तो भाई ये होता था कि लड़कियों की कम उम्र में शादी करा दी जाती थी, ठीक है, पर कुछ रूल्स लॉ बनाने के कारण अब वो थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। पहले लड़कियों की 12, 13, 14, 15 साल की एज में शादी करा दी जाती थी, ठीक है, पर अब भी भाई मानते हैं कुछ एरियाज ऐसे डेवलप हो चुके हैं, उनमें 25-26 तक बंदे रुक जाते हैं, पर भाई जो कुछ रूरल एरियाज अभी भी ऐसे हैं जो 14-15 की एज में शादी नहीं कराते, वो 18-19-20 की एज में अपनी लड़की की शादी करा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए भाई जो लड़की है वो पेरेंट का हाउस छोड़ के चली जाती है, इसलिए जो स्ट्रीम है डोमिनेटेड है फीमेल माइग्रेंट पे। फीमेल प्रीडोमिनेट दिस स्ट्रीम ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस रूरल टू रूरल माइग्रेशन। और जो फीमेल की माइग्रेशन, महिलाओं की माइग्रेशन, तो किसी भी जॉब के लिए नहीं होती है भाई, ध्यान रखना।
काम के लिए महिलाओं की रूरल एरिया से माइग्रेशन बहुत कम होती है, बहुत कम, ठीक है, मतलब बहुत ही कम लगा लो, 1% या 2% से भी कम होती है, ठीक है। और जो फीमेल की माइग्रेशन होती है वो पता है कैसे, रूरल टू रूरल एरियाज में होती है, क्योंकि उनकी शादी करा दी जाती है, इसलिए बहुत कम चांस होते हैं कि उनकी अर्बन एरियाज में माइग्रेट करेंगे, ठीक है। मेल डोमिनेटेड इन रूरल टू अर्बन, ठीक है। और जो पुरुष होते हैं, मेल्स होते हैं, वो रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन होती है उसमें पूरे तरह से अपना डोमिनेट करके रखते हैं, डोमिनेंट होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन में मेल्स की ही माइग्रेशन होती है, ठीक है, क्योंकि वे काम करने बाहर जाते हैं, ठीक है, उनके जो उनकी वाइफ रहती है, माँ बाप रहते हैं, ठीक है, वे वहाँ गाँव में रह जाते हैं, वे काम करने बाहर आते हैं, पैसे कमाए या पैसे वहां पे भेजते रहते हैं, कुछ हफ्ता 10 दिन 15 दिन अपने महीना अपने घर चले जाते हैं साल में, ठीक है, फिर आके वापस काम करने जाते हैं, उनकी जो पूरी फैमिली है वो गाँव में रह जाती है, ठीक है। तो इसलिए मेल माइग्रेशन सबसे ज्यादा होती है रूरल अर्बन एरियाज के अंदर, ठीक है। 96% माइग्रेटेड फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज टू इंडिया, और इनमें से जो आपकी रूरल अर्बन एरिया रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होती है, इसमें आप ध्यान रखना 96% जो माइग्रेशन होती है ना आपकी, ठीक है, 96% जो माइग्रेट होते हैं बंदे वो नेबरिंग कंट्रीज में होते हैं, इंडिया के जो पड़ोसी देश है, कंट्रीज है, उनके अंदर बंदे माइग्रेट होते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर भाई मान लेते कुछ अर्बन एरिया में पैसे तो सही मिलते हैं, पर मान लो सभी को काम नहीं मिल पाता, ठीक है, तो वे दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उन पर दूसरी करेंसी को उससे उनको सैलरी मिलती है, तो ठीक है, मतलब उस कंट्री में रहते उनको पैसे कम मिलते हैं, पर इंडिया के हिसाब से जितने भी पैसे कमाते हैं उनके लिए वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए वहां पर वे काम करने चले जाते हैं। तो 96% माइग्रेटेड फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज टू इंडिया, ठीक है। स्पेशल वेरिएशन, अब स्पेशल वेरिएशन आपका होता क्या है भाई, स्पेशल वेरिएशन माइग्रेंट फ्रॉम यूपी बिहार, ठीक है, जो हमारे माइग्रेंट्स होते हैं, मतलब जो प्रवासी होते हैं हमारे, मतलब जो लोग एक जगह से एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर रहने जाते हैं, प्रवासी, ठीक है, टेम्पररी जाए कैसे भी जाए, परमानेंट जाए, या जो काम करने वाले होते हैं, ठीक है, माइग्रेंट होते हैं यूपी और बिहार के, मतलब जो लोग काम करने आते हैं दूसरी स्टेट में, यूपी और बिहार के सबसे ज्यादा लोग माइग्रेंट होते हैं, क्योंकि वे आते हैं महाराष्ट्र जैसी स्टेट के अंदर, दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर काम करने, ठीक है, और वे सबसे ज्यादा स्टेट, वे दो स्टेट हैं आपकी यूपी और बिहार, ठीक है, इन दोनों स्टेट्स के अंदर से आपके जो माइग्रेंट हैं वे दूसरी स्टेट के अंदर काम करने आते हैं। और एक स्टेट को ध्यान रखना, हम एक को भूल गए, यूपी बिहार के साथ हमारा एक आता है वेस्ट बंगाल, सॉरी, ठीक है, वेस्ट बंगाल को हम भूल गए थे, वेस्ट बंगाल से भी बहुत सारे माइग्रेंट आते हैं इन स्टेट के अंदर, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र स्टैंड फर्स्ट इन इमिग्रेशन, और जो हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है, ठीक है, MH है महाराष्ट्र, वो पहले नंबर पर आता है इमिग्रेशन के नाम, उस पे नंबर पर, ठीक है, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा माइग्रेशन होती है ना जिस स्टेट के अंदर हमारी, वो महाराष्ट्र है, इमिग्रेशन, ठीक है, मतलब जहां पर लोग जाते हैं वहां से, महाराष्ट्र से लोग है ना कहीं दूसरी स्टेट नहीं जाते, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा लोग आते हैं। और महाराष्ट्र की आपकी एक सिटी है मुंबई, ठीक है, ग्रेटर मुंबई, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स रिसीव करती है। आप ध्यान रखना, आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आता है, पूछा ही जाता है, बेशक आपको चॉइस में आए कैसे भी आए, ठीक है, या प्री बोर्ड में भी आपका ये पूछा जाएगा। ध्यान रखना कि पहले नंबर पर जो इमिग्रेशन में कौन सी स्टेट आती है, या ऐसी कौन सी स्टेट है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स को रिसीव करती है, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स को रिसीव करते हैं। तो ध्यान रखना, आपकी ग्रेटर मुंबई लिखो आप, ठीक है, या ग्रेटर मुंबई आपका इसका डायरेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ग्रेटर मुंबई जो हमारी स्टेट है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट को रिसीव करती है, ठीक है। अब भाई हमारा स्पेशल वेरिएशन हो जाता है कंप्लीट। अब आता है हमारा कॉजेस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन है जो हमारी माइग्रेशन हुई थी उसके कारण क्या था, ठीक है, कॉजेस मतलब माइग्रेशन किस कारणों से हुई थी, ठीक है। माइग्रेशन के भाई दो कारण होते हैं, ध्यान रखना, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर। पहले हम पुश फैक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। पुश फैक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है, मतलब पुश फैक्टर होता है क्या है, पीपल लीव देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। पुश फैक्टर में भाई जो लोग होते हैं ना वो अपना जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है जहां वो रहते हैं उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, वहां से वे चले जाते हैं कहीं और रहने, ठीक है, पुश फैक्टर में, ठीक है, मतलब आप ऐसे ध्यान रखो, पुल खींचना, पुश धक्का लगाना, ठीक है, मतलब वहां से उनको निकाल देगा, आप ऐसे सोचो, ठीक है, इसको आपको इस तरह से ध्यान रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता ही आता है। माइग्रेशन के ये दो कारण पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनको आपको अच्छे से लिखना होता है, 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में आता है, ठीक है, अच्छे से आपको इनको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है।
तो आप ध्यान रखो, पुश का मतलब धक्का लगाना, वहां से उनको भगा दिया गया है, यहाँ से वो निकल गए हैं धक्का लगा के, ठीक है। तो मतलब जो लोग अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंस छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आता है प्लेस ऑफ हमारा, ठीक है, अब आता है पुल फैक्टर, सॉरी, पुश हो गए हमारा मतलब उनको धक्का के निकाल दिया गया, धक्का दे कुछ भी करके उनको वहां से भेज दिया गया, वो ये खुद चले गए, उसको पुश फैक्टर बोला जाता है, जिन लोगों ने अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंस को छोड़ दिया। अब आता है हमारा पुल फैक्टर हो गया। अब आता है पुल फैक्टर में हमारे क्या होता है, पुल फैक्टर में हमारे वे लोग आते हैं जो पुल फैक्टर, वो एक ऐसा एरिया होता है मतलब जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब खींचता है। कैसे खींचता है, वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसलिए वो अपनी तरफ लोगों को पुल करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है पीपल्स को फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। पुल फैक्टर हमारा अट्रैक्ट करेगा डिफरेंट प्लेसेस में से लोगों को, जो दूसरे भिन्न भिन्न इलाकों में से, ठीक है, वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, आओ मैं आप हमारे पास बहुत जगह है, आप काम करो, ठीक है, वो मतलब खींच रहा है उनको, क्योंकि भाई लोगों को वहां पर अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मिल रही है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, अच्छी लाइफ की सिक्योरिटी मिल रही है, ठीक है, सेफ्टी अच्छी मिल रही है, अच्छा इनकम का सोर्स मिल रहा है उनको, ठीक है। तो भाई पुल और पुश फैक्टर आप दो चीज ध्यान रखना। अब पुल और जो हमारा पुश फैक्टर हम डिटेल, अब भाई हम पुल और पुश फैक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब पुल और जो पुश फैक्टर होता है उनका आपका डिफरेंस भी आ जाता है, और जो ये पुल और पुश फैक्टर का है ना, आपका ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ जाता है, ठीक है। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि पुल और पुश फैक्टर होता क्या है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पुल और पुश फैक्टर में डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, उनको डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे आप डिफरेंशिएट, ध्यान रखना भाई, जैसे मैंने लिखा आपको बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना है, अगर आप ऐसे लिखोगे ना भाई एग्जाम में, आपको एग्जामिनर 2 मार्क्स से ज्यादा नंबर नहीं देगा। क्यों भाई, एग्जाम में है ना, अब 12th में आ चुके हैं हम ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई टीचर यार कुछ सेंस होती है लिखने की, अगर आप पॉइंट यही लिखने हैं, ठीक है, पॉइंट यही लिखने हैं, कोई ज्यादा बड़ा छोटा नहीं करना है कुछ, बस एक चीज करनी है, पैराग्राफ की जगह पॉइंटों में लिखना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे डाल के, ठीक है। कैसे, जैसे हमारा एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है कि क्वेश्चन आ जाता है हमारा, डिफरेंशिएट कीजिए पुश एंड पुल फैक्टर को, आप कैसे करेंगे, ठीक है। पहला नंबर आप पहले एक बीच में लाइन डालेंगे, एक साइड लिखेंगे पुश फैक्टर, एक साइड लिखेंगे पुल फैक्टर। आप पहले पुश फैक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो पुश फैक्टर होता क्या है, मतलब पहले आप समझ लीजिए पुश फैक्टर होता क्या है, ठीक है। पुश फैक्टर किसी को धक्का देना कहीं, मतलब ठीक है, आप ऐसे समझो पुश और पुल को, पुश मतलब धक्का लगाना, पुल मतलब खींचना, ठीक है। बंदों को वहां से निकाल दिया गया, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर बंदे उनको वहां पर खींच के लाया गया, किसी कारण भी लाया गया, उसको पुल फैक्टर बोला जाता है। पुश फैक्टर निकालना, पुल खींचना, ठीक है, ऐसे आपको समझना है इसको। कैसे लिखेंगे, जैसे आप पहले पॉइंट पुश फैक्टर में डालेंगे, पॉइंट 1, माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन ड्यू टू पॉवर्टी। किस लिए लोग माइग्रेट हुए थे भाई, इसलिए माइग्रेट हुए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गरीबी थी, ड्यू टू पॉवर्टी के कारण लोग रूरल टू अर्बन माइग्रेट होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है, आप पहला डाल दिए, फिर आप दूसरा पॉइंट डालोगे, हाई पॉपुलेशन प्रेशर और लैंड, जो हमारा एरिया है, जो लैंड है, वहां पर हाई पॉपुलेशन प्रेशर था, इसलिए वहां पर वे लोग माइग्रेट हुए। दूसरा पॉइंट हो गया पुश फैक्टर का, ठीक है। थर्ड फैक्टर हो गया हमारा लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, जो बेसिक फैसिलिटीज थी वहां पर उनकी कमी थी, वो बेसिक फैसिलिटीज को पाने के लिए वहां से माइग्रेट हुए। तीसरा पॉइंट हो गया, चौथे में हम सूखा डाल सकते हैं, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, या लोकल वॉर कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी हम डाल सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के उस पे। अब आता है पुल फैक्टर, ऐसे ही पुल फैक्टर में हम डालेंगे, पुल फैक्टर होता क्या है, आप पहले लिख देंगे, पुल फैक्टर में जो लोग के अंदर जो लोग हैं अट्रैक्ट होकर आते हैं दूसरी स्टेट से, डिफरेंट एरियाज से, ठीक है, एक दूसरे प्लेसेस से अट्रैक्ट होकर आते हैं एक एरिया पर, उसको पुल फैक्टर बोला जाता है। कोई भी एरिया, अर्बन एरिया हो, ठीक है, वहां पर मेन रीजन क्या होते हैं पुल फैक्टर के, वहां पर लोगों के अट्रैक्ट होने के, क्योंकि वहां पर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती है, हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही होती है, एजुकेशन मिल रही होती है, सेफ्टी मिल रही होती है, इसलिए वहां पर अट्रैक्ट होकर आते हैं, खिंचे हुए आ जाते हैं, ठीक है। तो भाई पुल फैक्टर में हम कैसे लिखेंगे, पुल फैक्टर के भाई मेन रीजन है आपके बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, या खाली बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है उनको, कैसे, ठीक है, उसमें आप कुछ भी लगा सकते हो, हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। अब आ जाता है प्रेजेंस ऑफ रेगुलर वर्क, और लोग क्यों आते हैं भाई अर्बन एरियाज में, माइग्रेट क्यों करते हैं रूरल एरिया से, क्योंकि अर्बन एरियाज में उनको रेगुलर वर्क मिल जाता है। गांव के इलाके में भाई 10 दिन हुए काम करते हैं, 20 दिन खाली बैठ जाते हैं, ठीक है, वहां अर्बन एरियाज में उन लोगों को रेगुलर वर्क मिलता है, ठीक है, तो इसलिए वहां पर माइग्रेट करना पसंद करते हैं, ठीक है। हायर वेजेस, ठीक है,
भाई आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूं वैसे आपको, जो आपके एरियाज होते हैं, स्टेट होती है, जैसे आपकी बिहार हो जाती है, ठीक है, बिहार क्यों लगा लो, और किसी का एग्जांपल हम लेते ही नहीं है, ठीक है, मतलब बिहार में है ना, मान लीजिए दिल्ली के अंदर आज लेबर की जो इनकम का जो डेली की वो है, दिहाड़ी है, वो कितनी होगी आपके हिसाब से? 400, ठीक है, ज्यादा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, 400 लगा लेते हैं हम, ज्यादा ज्यादा चलो ठीक है, 400 लगा लेते, बहुत हो जाती है उनके लिए, ठीक है। बिहार के अंदर है ना भाई, मान लो लेबर यहाँ पे 10 बजे आता है, 6 बजे चला जाता है भाई काम करके, ठीक है, हो गया। पर बिहार के अंदर भाई जो बंदे होते हैं ना, वे सुबह 6 बजे काम करने लगेंगे, बिहार के अंदर खेतों में लगे, फैक्ट्री में लगे, कहीं भी लगे, 6 बजे काम करेंगे, रात के 10 बजे तक काम करेंगे, ठीक है, उनको कुल भाई 70 रुपए मिलते हैं दिहाड़ी के, ठीक है। बेशक भाई सरकार ने रूल बनाया हुआ है कि अब 8 घंटे से ज्यादा कोई किसी से काम नहीं कराएगा, पर भाई खेतों में काम ज्यादा होता है, इसलिए सुबह सुबह काम चल जाता है और शाम तक होता है, ठीक है। तो इसलिए भाई, ठीक है, वहां पे वेजेस हाई मिलते हैं, इसलिए लोग माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज में। हायर एजुकेशन, वहां पर हायर एजुकेशन मिलती है अर्बन एरियाज में, वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए माइग्रेट करते हैं, खुद पढ़ना चाहते हैं इसलिए माइग्रेट करते हैं, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं, ठीक है। हायर एजुकेशन मिलती है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मिलती है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होती है, इसलिए वहां पर लोग माइग्रेट करते हैं, अपने ट्रीटमेंट के लिए माइग्रेट करें, किसी भी चीज के लिए माइग्रेट करें, सबसे बड़ा रीजन है माइग्रेट करने का, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाती है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होती है अर्बन एरियाज में रूरल एरियाज के मुकाबले, इसलिए लोग अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, अर्बन एरियाज में आपका अच्छा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मिल जाता है, ठीक है भाई। आप पुल फैक्टर की एक चीज ध्यान रखना, पुल फैक्टर में अट्रैक्ट कहा जाता है। अब आता है माइग्रेशन की, आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखनी है। माइग्रेशन के अंदर भाई जब मैरिज माइग्रेशन में आती है, तो मैरिज माइग्रेशन में सबसे ज्यादा फीमेल्स की माइग्रेशन होती है, पर ध्यान रखना मैरिज माइग्रेशन में मेल की जो माइग्रेशन होती है, पुरुषों की जो प्रवास होता है, कुल 2% पाया जाता है हमारी कंट्री के अंदर, 2% मेल माइग्रेशन होता है शादी के बाद, ठीक है। मैरिज माइग्रेशन इज ओनली 2% इन दी कंट्री, हमारे देश के अंदर। कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन, अब हम पढ़ेंगे माइग्रेशन के परिणाम क्या होते हैं भाई, अब थोड़ी देर में पढ़ते हैं माइग्रेशन के परिणाम क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंस। पहले आप ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है, पुश एंड पुल फैक्टर को डिफरेंशिएट कीजिए, या पुश और जो पुल फैक्टर होते हैं वे आपके होते क्या हैं, तो भाई आपको इनको अच्छे से तैयार करना है, पॉइंटों में आंसर लिखना है। आप भाई 4-4 पॉइंट भी एक साइड, दोनों साइड लिखोगे ना, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, डिफरेंशिएट में 4 मार्क्स में आता है, तो आपके भाई टीचर आपको पूरे के 4 मार्क्स देगा, ठीक है, काटेगा नहीं अगर आप लिखोगे तो। अगर आप पैराग्राफ बना के लिखोगे तो भाई 4 के आपको 2 या 1.5 नंबर से ज्यादा नहीं, 1.5 या 2 नंबर से ज्यादा नहीं देगा। तो भाई ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नहीं, आपको हर एग्जाम, हिंदी, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हो, आपको पॉइंटों में आंसर लिखने हैं भैया, ठीक है। अब आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के भाई परिणाम क्या होते हैं, ठीक है भाई। अब कोई चीज घटी है, क्रिया हुई है, तो उसका परिणाम तो निकलेगा। भाई आपने पढ़ाई की है, ठीक है भाई, आपने पढ़ाई की है, तो एग्जाम आ गया, आपने पेपर दे दिया, तो उसका रिजल्ट तो आना ही है, ठीक है। कुछ भी हुआ है, कोई भी क्रिया घटी है, तो उसका परिणाम तो निकलना ही निकलना है भाई, ठीक है। तो हम माइग्रेशन हुआ है तो उसके कॉन्सिक्वेंस भी होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, क्या क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। क्रिएट बोथ बेनिफिट एंड प्रॉब्लम फॉर द एरिया, अपॉर्चुनिटीज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और माइग्रेशन के कारण दोनों ही चीजें क्रिएट हो जाती हैं, फायदे भी होते हैं और मुसीबतें भी होती हैं। फायदे कैसे, जहां लोग माइग्रेट करते हैं उस एरिया में, एरिया को अपने लिए वर्कर्स मिल जाते हैं, ठीक है, काम करने वाले मिल जाते हैं, पर उस एरिया में काम करने वाले मिलते हैं, वहां पर रिसोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर हो जाता है, सब प्रॉब्लम ये हो जाती है, ठीक है। संसाधन पूरे हैं नहीं, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज आर 4 टाइप, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ 4 टाइप, और जो सॉरी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ 4 कॉन्सिक्वेंस हमारे 4 टाइप्स होते हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब प्रॉब्लम एक चीज और की प्रॉब्लम है, उसको मैं बता देता हूँ आपको क्या होती है वो। मान लीजिए बेनिफिट तो ये होता है उन लोगों को अच्छा काम मिल जाता है, अच्छी जॉब मिल जाती है, ठीक है, उनको वेजेस थोड़े हाई मिल जाते हैं, पर अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी एरिया में रहते हैं, मान लीजिए उसी एरिया में रहते हैं भाई, ठीक है, उस एरिया में रहते हैं, उनका काम नहीं चल पाता, ठीक है, वे कहते हैं मैं तो भाई सैलरी लूंगा 15,000 रुपए, ठीक है। तो भाई जो दूसरी स्टेट से बंदे माइग्रेट होकर आते हैं, वे बोलते हैं ये 15 कह रहा है, मैं आप मेरे को 12,000 दे दो, मैं 12,000 में काम करूंगा, ठीक है। तो भाई कंपनी वाला क्या कहेगा, तू निकल बे,
चल 15 भी नहीं दे रहा मैं तेरे को, चल वो बंदा बोल रहा है मैं 15 में काम नहीं करूंगा, ठीक है, मेरे को थोड़ी सैलरी बढ़ा के दो, ठीक है। दूसरा बंदा बाहर खड़ा है उसकी तरह, वो कह रहा है ये 15 में काम कर रहा है, वही काम मैं आपका 12,000 में करूंगा, ठीक है। लेबर के उस पर बोल रहा हूँ मैं, कोई एजुकेटेड बंदे के उससे नहीं बोल रहा, लेबर के उससे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। वे बंदे 12,000 में काम कर रहे हैं, ठीक है। जो बंदा 15,000 में काम करता है 12,000 में काम करेगा, तो भाई काम किसको मिलेगा, 15,000 वाले को, 12,000 वाले को, 12,000 वाले को काम मिलेगा, क्योंकि उसको जो कंपनी का ओनर है उसको पैसे कम देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये करती होती है कि जो लोग उस एरिया में रहते हैं, ठीक है, जो ठीक है परमानेंट निवासी होते हैं, क्योंकि भाई रूरल जो लोग माइग्रेट करके आते हैं ना, उनको भाई ये पता नहीं होता कि असली जो इनकम का उनका प्राइस है काम करने का वो क्या है उनको भाई, क्योंकि जो उस एरिया में उनको पैसे बहुत ही ज्यादा कम मिलते हैं। मान लो यहाँ पे उनको 400 रुपए मिलते हैं भाई दिहाड़ी के लेबरिंग के, ठीक है, और वहां पे मिलते हैं उनको 70 रुपए, तो भाई वे 12,000 में भी काम करेंगे 15,000 को छोड़कर, ठीक है। तो ये कारण होता है माइग्रेशन का, फायदे भी होते हैं प्रॉब्लम्स भी होते हैं, हम सबके बारे में पढ़ेंगे। अब आता है कॉन्सिक्वेंस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हम फायदे और जो हानि होती है उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंस 4 टाइप्स के होते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, आर्थिक इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस होता है। दूसरा होता है डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस। तीसरा होता है सोशल कॉन्सिक्वेंस। चौथा हो जाए हमारा इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, और पांचवा होता है अदर्स। पांचवे में हमारा भाई जो फीमेल्स का स्टेटस है उसके थोड़ा बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब भाई हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन में 4 कॉन्सिक्वेंस है हमारे, ठीक है। पहला इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस, दूसरा तीसरा सोशल कॉन्सिक्वेंस, चौथा है हमारे एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस, आखिरी बचता है अदर्स, उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले भाई अपना इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है जो हमारा, हम उससे स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस होता क्या है भाई, इकोनॉमिक से हम सबको पता है आर्थिक, ठीक है, पैसे से लगा लो आर्थिक, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, परिणाम होते क्या है। मेजर बेनिफिट इज रेमिटेंस सेंट बाय माइग्रेंट्स, ठीक है। जो सबसे बड़ा फायदा होता है ना इकोनॉमिक माइग्रेशन का, ठीक है, इंडिया के अंदर नहीं, ठीक है, इंडिया स्टेट से स्टेट के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर से जो लोग दूसरी कंट्रीज के अंदर माइग्रेट हुए हैं उनसे जो फायदा होता है, कैसे। मेजर बेनिफिट इज रेमिटेंस सेंट बाय माइग्रेंट, जो माइग्रेंट्स गए हुए होते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर, ठीक है, अमेरिका गए हुए होते हैं, ब्रिटेन गए हुए होते हैं, फ्रांस स्पेन कहीं भी गए होते हैं, ठीक है, दूसरी कंट्रीज के अंदर जो गए हुए होते हैं वे इंडिया के अंदर अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं रेमिटेंस, ठीक है, उनके अपने घर वालों के लिए जो पैसा आता है वो रेमिटेंस के तौर पर आता है, ठीक है, उसको रेमिटेंस बोला जाता है, ठीक है। वो पैसा आता है डॉलर के उससे, फॉरेन करेंसी, डॉलर हो गया आपका, यूरो किसी भी उससे आता है, ठीक है, फॉरेन करेंसी के उससे आता है, रेमिटेंस बोला जाता है उसको, ठीक है, रेमिटेंस से उससे आता है, तो रेमिटेंस आता है, ठीक है। इस और रेमिटेंस के कारण इंडिया के अंदर वो फॉरेन एक्सचेंज का काम करता है रेमिटेंस, ठीक है। इट इज अ सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो रेमिटेंस होता है वो फॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। इन 2002 इट वाज $11 बिलियन, और 2002 के दौरान, मतलब 2002 के आसपास, 2002 में जो रेमिटेंस था, ठीक है, मतलब जो माइग्रेंट्स पैसा भेज रहे थे अपने घर वालों को, ठीक है, इंडिया के अंदर जो पैसा आ रहा था माइग्रेंट्स के साथ, या माइग्रेंट्स जो भेज रहे थे, ठीक है, 2002 में वो था 11 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। ये ध्यान रखना कुल 11 बिलियन नहीं, 11 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, 11 बिलियन डॉलर्स था वो, ठीक है। और जो ये रेमिटेंस आया था आपका, ये सबसे ज्यादा जिन स्टेट्स में आया था, ये आया था पंजाब, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। पंजाब, केरला, जो तमिलनाडु आपके स्टेट्स है, रिसीव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेमिटेंस। इन तीनों स्टेट ने सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेमिटेंस रिसीव किया था, ठीक है। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, इन जो पंजाब आपका हो गया, केरला हो गया और तमिलनाडु है, इन स्टेट के जो माइग्रेंट्स सबसे ज्यादा दूसरी कंट्रीज के अंदर माइग्रेट हुए हैं, और वे रेमिटेंस भेजते हैं बहुत ज्यादा कैपेसिटी में, ठीक है, ठीक है, ज्यादा पैसे भेजते हैं। तो इससे हमारी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज भी मिल जाता है, ठीक है, यूरो हो गया, डॉलर हो गया, कुछ भी हो जाता है। पर सबसे ज्यादा जो आपका वो ट्रेड में काम आता है भाई, जो रेमिटेंस का डॉलर करेंसी होती है, ठीक है, और सबसे ज्यादा आपका ट्रेड में काम आता है डॉलर, ठीक है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज भी हो जाता है हमारी कंट्री के पास। रेमिटेंस यूज फॉर फूड, जो आपका रेमिटेंस मतलब जो वे लोग भेजते हैं वो किस लिए भेजते हैं, क्योंकि उनके जो घर वाले उसका इस्तेमाल कर सके फूड के लिए,
ठीक है। रीपेमेंट ऑफ डेट, जो उन्होंने कर्जा लिया हुआ है भाई, वो बाहर काम करने गए ऐसे मौज मस्ती मारने तो गई नहीं, उन पे कर्जा होगा या पैसे कमाना चाहते होंगे, उन पे लोन हो रखा होगा, कुछ ना किसी के पैसे देने होंगे, कुछ ना कुछ तो करना होगा भाई उन्हें, ठीक है। या अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते होंगे, अपने घर को वो तो पैसा भेजेंगी। जो रीपेमेंट है डेब्ट, वो मतलब जो कर्जा था, लोन था, किसी से पैसे लिए हुए थे, उसकी रीपेमेंट करने के लिए वो पैसा काम आता है। ट्रीटमेंट के लिए, अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी का भी, किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, उसके लिए वो पैसा काम आता है। अपनी बहन की शादी करानी है, भाई की शादी करानी है, ठीक है, उसमें पैसा काम आता है। चाइल्ड एजुकेशन, अपने बच्चों को पढ़ाना है, उसमें वो पैसा काम आता है, रेमिटेंस का, ठीक है, एसेट्रा, आप कुछ भी मान सकते हो। तो भाई इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस खत्म हो जाता है। आप एक बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन जो आपका माइग्रेशन वाले चैप्टर में क्वेश्चन आया है ना, आपका क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आपसे खाली ये भी पूछा सकता है व्हाट इज माइग्रेशन, 1-2 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। उसमें आप क्या बताओगे माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन के कारण क्या है, पुश एंड पुल फैक्टर, बस आप दो तीन चीजें बता दो, आप 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये 4 या 6 नंबर में पूछा जाएगा तो भाई आपको माइग्रेशन लिखना होगा, माइग्रेशन के कारण लिखने होंगे और माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंस भी लिखने होंगे, चारों के चारों ये, ठीक है। अगर आपसे कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इकोनॉमिक माइग्रेशन का इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, ठीक है, इकोनॉमिक पूछ लिया गया, ठीक है, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे खाली इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस पूछ लिया, 4 नंबर में कमेंट करना दे दिया आपको उसके ऊपर, ठीक है। तो आपको भाई अच्छे से पढ़ना होगा। तो भाई जैसे मैंने पॉइंट लिखे अब एग्जाम में 4 नंबर में आता है, आप 5 पॉइंट लिख दो, टीचर ये कहीं से सोचेगा ही नहीं आपके मार्क्स काटने की, ठीक है। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस होता क्या है, डेमोग्राफिक मतलब जो पॉपुलेशन का साइज वाइज, डेमोग्राफिक के क्या परिणाम पड़ते हैं माइग्रेशन पे, उस पे क्या, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, भाई माइग्रेशन होती है, जो माइग्रेशन के कारण जो पॉपुलेशन है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पॉपुलेशन इंक्रीज इन सिटीज, हमारे जो सिटीज है, शहरों के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। एज एंड स्किल पॉपुलेशन माइग्रेट रूरल टू सिटीज, जो 19 से 20 साल की एज के ऊपर के बंदे होते हैं, ठीक है, के करीब के जो स्किल्ड लोग होते हैं, मतलब जिनको अच्छे से काम करना आता है, पॉपुलेशन होती है, वो माइग्रेट कर जाते हैं रूरल एरिया से सिटीज के अंदर, ठीक है, मतलब गांव ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में माइग्रेट कर जाती है। इम्बैलेंस इन एज सेक्स कंपोजिशन, और माइग्रेट करने के कारण जो रूरल एरियाज होते हैं, ठीक है, वहां पर इम्बैलेंस बन जाता है एज का, सेक्स का और कंपोजिशन का। देखिए एज का कैसे, जो मतलब वर्किंग बच्चे गांव में रह जाते हैं, ठीक है, जो 18-19-20 साल के 25-40-45 साल के जो बंदे हैं वे काम करने सिटीज में चले जाते हैं, तो ठीक है, कहाँ रह गए, जो कम उम्र के बच्चे हैं वे वहां रह गए, जो बूढ़े हैं वो गाँव में रह गए, ठीक है, सेक्स के उससे, ठीक है। जो मेल पॉपुलेशन है वो काम करने आ जाती है शहरों के अंदर, जो फीमेल होती हैं, ठीक है, वो गाँव में रह जाती है, उनके जो बच्चे होते हैं वो गाँव में रह जाते हैं, ठीक है। कंपोजिशन, सेक्स कंपोजिशन बिगड़ जाता है, ठीक है। और भाई जो आपका डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस है ये खत्म तो हो जाता है, पर इसमें आपकी बुक में एक फिगर दे रखा है, फिगर 2.2a एंड फिगर 2.2b, ठीक है। आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, वो एग्जाम में 2020 के लास्ट ईयर के बोर्ड्स एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं, प्री बोर्ड्स में भी आपका आ चुका था, ठीक है, प्री बोर्ड में भी वो आपका आया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, फिगर 2.2। क्यों, कई बार है ना एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि प्री बोर्ड्स में आप चेक कर लेना, अगर आप प्री बोर्ड्स दिए होंगे आपने या आप देने वाले होंगे तो आप चेक करना, आपका ये वाला क्वेश्चन चॉइस में दे रखा होगा, कैसे भी दे रखा होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप चेक कर लेना, आपकी बुक में होगा ये फिगर। अब आते हैं सोशल कॉन्सिक्वेंस पे, मतलब जो सामाजिक परिणाम है माइग्रेशन के, वो उन पर सोशली क्या परिणाम पड़ता है माइग्रेशन का। माइग्रेंट एक्ट एज एजेंट ऑफ सोशल चेंज, जो भाई प्रवासी होते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं, वो एक्ट करते हैं कैसे, एक एजेंट, मतलब जो समाज में बदलाव आता है ना, उसके एजेंट की तरह वे काम करते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है। कैसे, मान लीजिए जो लोग माइग्रेंट करते हैं, तो माइग्रेंट करेंगे तो भाई नई वहां पे नई टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी का पता चलेगा, वे फैमिली प्लानिंग के बारे में सीखेंगे, ठीक है, फैमिली प्लानिंग भी आएगी। जो लड़कियों की शिक्षा है, गर्ल एजुकेशन है, उनको उसके बारे में भी, ठीक है, लड़कियों को पढ़ाएंगे भी वे शहरों में आएंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि गर्ल एजुकेशन जरूरी है। जो गर्ल एजुकेशन को पहले जो लोग मना करते थे, अब थोड़ा एग्री करने लगे अभी, ठीक है।
इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। और भाई माइग्रेट करने के कारण जो एक जगह पर है ना बहुत सारे कल्चर्स इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं, ठीक है। इससे जो लोग कल्चर्स के ऊपर रखते हैं, धर्म के ऊपर लड़ते हैं ना, वो काम खत्म हो जाता है। एक पॉजिटिव चेंज लाता है सोसाइटी के अंदर और नेशनल इंटीग्रिटी बनाए रखता है, ठीक है। इट क्रिएट सोशल वैक्यूम एंड सेंस ऑफ डिजेक्शन, ये क्रिएट करता है सोशल वैक्यूम एंड जो सेंस है डिजेक्शन की, ठीक है। तो भाई हम और पीपल फॉल इन एंटी सोशल एक्टिविटी भाई, और इसी माइग्रेशन के कारण कई लोग एंटी सोशल जो एक्टिविटीज है उनमें भी गिर जाते हैं, जैसे आपका एल्कोहलिज्म हो गया, ड्रग्स हो गए, ठीक है। बहुत सारे एंटी सोशल एक्टिविटीज होते हैं उनमें भी गिर जाते हैं। अब आता है हमारा इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस। जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस होता है वो होता क्या है भाई? इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस पर्यावरण से रिलेटेड लगा लो। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस है माइग्रेशन के कारण हमारे इन्वायरमेंट पे जो प्रेशर है, जो हमारे एक्सीडिंग रिसोर्सेज है, मतलब जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पॉपुलेशन के लिए, उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ जाता है, प्रेशर हो जाता है, ठीक है, फैसिलिटीज पर, ठीक है। प्रेशर ऑन एक्सीडेंट फैसिलिटीज, फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स एंड सैंडी कॉलोनीज। भाई लोगों की लोग जैसे माइग्रेट करते हैं, तो मान लो एरिया छोटा है, वहां पे बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट कर जाते हैं, तो भाई और कई लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अफोर्ड नहीं कर पाते किराए पे, रेंट पे घर लेने, तो भाई कॉलोनीज बसा लेते हैं, सैंटी स्लम्स, मतलब झोपड़ी बना लेते हैं, स्लम्स में रहने लग जाते हैं, सैंटी कॉलोनीज बना लेते हैं, तो ठीक है, ये भी क्रिएट हो जाती है भाई। सैंटी कॉलोनीज आपकी स्लम्स बन जाते हैं, सैंटी कॉलोनीज बन जाती हैं। तो सबसे बड़ा कारण है आपका सैंटी कॉलोनीज स्लम्स होने का माइग्रेशन। पर भाई वे अगले क्या करें, पैसे नहीं है अगलों के पास, तो वहीं रहेंगे वे। ओवर एक्सप्लोटेशन नेचुरल रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लोटेशन नेचुरल रिसोर्सेज लेड टू पोल्यूशन, ठीक है भाई। जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं ना, प्राकृतिक संसाधन है, उनका बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, उनको एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है, जिसके कारण भाई नेचुरल रिसोर्सेज तो खत्म हो ही रहे हैं, उसके साथ आपका पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। ये बैड इफेक्ट है आपका। वैसे डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो आपका ग्राउंड वाटर है, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर मतलब भाई पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ेगी तो भाई पानी भी उस हिसाब से यूज होगा। और आप सबको पता है शहरों में पानी सबसे ज्यादा वेस्ट किया जाता है, ठीक है। और शहरों में कच्ची जमीन होती नहीं है, हर जगह पक्का रोड, गलियां, रोड, स्ट्रीट सब पक्की होती हैं, तो जो पानी है वो जमीन के अंदर नहीं जा पाता, नालियों के जरिए सब वो बह हो गए, नदियों समुद्रों में चला जाता है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर है जो बहुत खत्म होता जा रहा है उसका, ठीक है। स्वेज डिस्पोजल बिकेम मेजर प्रॉब्लम। और जो नालियों में नालियां हैं और जो कूड़ा है उसका डिस्पोजल सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि नालियां भरी हुई हैं, ठीक है। जो घरों से कूड़ा निकलता है, डिस्पोजल निकलता है, प्लास्टिक, ठीक है, वो भाई उसको डिस्पोज करना ही मुश्किल होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है आज के टाइम पे वेस्ट। अदर्स, अब देखिए भाई हमारा इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस भी हो जाता है खत्म। अब आते हैं अदर्स पे। भाई माइग्रेशन, ठीक है, भाई फीमेल मैरिज माइग्रेशन, ठीक है, मैरिज माइग्रेशन के कारण, ठीक है, जो वुमेन्स का स्टेटस है वो चेंज हुआ है। कैसे? देखो भाई शादी के बाद अगर मान लो फीमेल, रूरल एरिया की फीमेल अर्बन एरियाज में आती है, तो भाई शादी के बाद उसका थोड़ा कैसे चेंज होगा। अगर वो पढ़ना चाहती तो अगर भाई एरिया उसको अच्छे मिलेगा तो भाई पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकती है, ठीक है, उसका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन इन रूरल एरियाज, और जो मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन है रूरल एरियाज में, ठीक है, वो भी थोड़ा नॉलेजेबल हो जाता है। जो वहां पे काम करता है वो चाहता है कि उनके जो घर की लड़कियां हैं वे भी पढ़ें, ठीक है, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, तो ठीक है, वुमेन्स का जो स्टेटस है वो भी चेंज हो जाता है भाई माइग्रेशन के कारण, क्योंकि लोगों को नॉलेज आ जाती है, ठीक है। वुमेन माइग्रेशन लेड टू ऑटोनॉमी, और जब फीमेल्स माइग्रेट करती हैं तो उनको ऑटोनॉमी मिल जाती है। मतलब ऑटोनॉमी समझे? नहीं समझे? पहले पूरा पढ़ लो। वुमेन माइग्रेशन लेड टू ऑटोनॉमी एंड क्रिएट वल्नरेबिलिटी टू प्रॉब्लम्स। इसमें आपके दो वर्ड्स आए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऑटोनॉमी एंड क्रिएट वल्नरेबिलिटी, ठीक है भाई। ऑटोनॉमी का मतलब होता है आपका सेल्फ डिपेंडेंट, या ठीक है आत्मनिर्भर बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। वुमेन माइग्रेट करती है जिसके कारण वे आत्मनिर्भर हो जाती हैं, और इसी के कारण, माइग्रेशन के कारण, जो मेल और फीमेल, ठीक है, अगर फीमेल पढ़ेंगी, अच्छी जॉब करेंगी, ठीक है भाई, वे मेल की तरह ही, ठीक है, करेंगी, तो भाई जो डिफरेंस होता है, मतलब मेल और फीमेल के बीच में जो भेदभाव होता है वो खत्म हो जाएगा, वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, मेल फीमेल को इक्वल माना जाएगा, ठीक है। इसी के कारण जो वल्नरेबिलिटी है वो क्रिएट हो चुकी है, तो प्रॉब्लम वल्नरेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, जो डिफरेंस था मेल एंड फीमेल के बीच में, वो खत्म हो चुकी है माइग्रेशन के कारण, ठीक है। लॉस ऑफ स्किल्ड पर्सन इन रूरल एरियाज,
पर भाई इसका सबसे बड़ा एक लॉस हुआ है, ठीक है, माइग्रेशन, फीमेल माइग्रेशन। क्या भाई, रूरल एरियाज में ना फीमेल्स को पता है एक असेस के उसमें जाना जाता था, क्योंकि जो मेल है वो भी शहरों में जाके काम करेंगे, जो फीमेल्स वो खेतों को संभालेंगी, घर को संभालेंगी, तो उनका भाई नुकसान हो गया है, ठीक है। तो जो मतलब क्यों फीमेल स्किल्ड होती थी घर का काम करने में, ठीक है, घर का काम करने में स्किल्ड है, खेतों में अच्छे से काम कर पाती हैं, रूरल एरियाज में तो स्किल्ड पर्सन का नुकसान हो गया ना भाई उनका, तो अब क्या करे, वो शान घट जाती है भाई, समझते हैं ना, तो उनके लिए लॉस हो गया भैया जी, ठीक है। तो भाई हमारे चैप्टर की थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई है इस चैप्टर की। अब हमारे खाली क्वेश्चन आंसर बचते हैं, क्वेश्चन आंसर के बाद हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स चाहिए आपको इस चैप्टर के, तो नोट्स खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से नोट्स ले सकते हैं, ठीक है भाई। अपने क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। पहला भाई एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस मैंने पहले लिखे हैं, फिर उसके बाद मैंने वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग मिक्स करके लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला आता है भाई वेरी शॉर्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ मेल माइग्रेशन इन इंडिया। मतलब ये चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इनमें से ये बताना है कि इन चारों में फॉलोइंग में से जो मेन रीजन ऐसा कौन सा है जिसमें मेन रीजन है फॉर मेल माइग्रेशन इन इंडिया में, जो मतलब चार रीजन दिए होंगे आपको इस क्वेश्चन में, आपको इन चार रीजन में से आपको ढूंढ के पढ़ के ये बताना है कि इनमें से मेन रीजन, मेल माइग्रेशन का मेन रीजन क्या है। जैसे आपको इसमें दे रखा है एजुकेशन, क्या जो मेल है वो माइग्रेट इसलिए करता है कि उसको एजुकेशन पढ़ाई करने भाई करता है, पर मेन रीजन ये नहीं हो सकता, ठीक है। वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है भाई, वर्क काम करने के लिए, रोजगार पाने के लिए, दूसरा ऑप्शन हो जाता है। तीसरा बिजनेस, काम मतलब अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए वो माइग्रेट करता है, ये भी हो सकता है होने में। तो मैरिज, शादी के लिए माइग्रेट करता है भाई, मान लो उसको लड़की पसंद आई, वो गांव में नहीं रहना चाहता इसलिए माइग्रेट कर जाता है, ये भी हम मान सकते हैं। पर हमें मेन रीजन बताना है मेल पॉपुलेशन का, कि मेन रीजन क्या है जो मेल माइग्रेट करते हैं। तो भाई इसमें हमारा आएगा आंसर सिंपल सा, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। कैसे, जो भाई रूरल एरिया से जो लोग अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं उनका मेन रीजन होता है काम करना, पैसे कमाना, ठीक है। तो इसका हमारा सिंपल सा आंसर हो गया वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, हमारा इसका आंसर होगा बी, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आता है ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू टाइप्स में, प्री बोर्ड्स में भी आ चुका है और बोर्ड्स के एग्जाम में भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है आपका क्वेश्चन, ध्यान रखना आप, ठीक है। एमसीक्यू नहीं थे वैसे पहले, पर भाई आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है बिना एमसीक्यू के। विच वन, सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इन जो हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, इन स्टेट में से मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स मतलब किस स्टेट के अंदर आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेंट कौन सी स्टेट रिसीव करती है, मतलब एक स्टेट, इनमें से 4 स्टेट दे रखे हैं, इन चारों स्टेट में हमें ये बताना है कि चारों में से किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट है, इमिग्रेंट है, वे आते हैं, ठीक है, इमिग्रेंट्स आते हैं। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश पहला दे रखा है, उत्तर प्रदेश के अंदर भाई हम सबको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे देश कि उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, 20 मिलियन, ठीक है। 20 मिलियन पॉपुलेशन हमारे खाली उत्तर प्रदेश, 20-21 मिलियन उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा हमारा देखा है महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र। तीसरा है हमारा दिल्ली, चौथा है हमारा बिहार, ठीक है भाई। वैसे तो हम सबको पता है बिहार में से हमारे सबसे ज्यादा लोग माइग्रेट करते हैं दूसरे स्टेट्स में जाने के लिए, बिहार में लोग जाना काम करने के लिए जाते नहीं है, ठीक है, इमिग्रेंट नहीं करते, माइग्रेट करते हैं बिहार से। पहला तो मतलब सिंपल हो गया हमारा ये, तो बिहार तो इसका है नहीं आंसर। भाई दिल्ली के अंदर, चलो मानते हैं दिल्ली के अंदर भी वर्कर्स काम करने आते हैं, पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स बोला है इसमें, तो दिल्ली के अंदर भी ज्यादा नहीं आते, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी यार, 2-2.5 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है दिल्ली की, तो सबसे ज्यादा तो मान नहीं सकते। फिर हमारे पास उत्तर प्रदेश बचा, उत्तर प्रदेश से भी लोग माइग्रेट करते हैं। तो अब आता है हमारा मेन आता है महाराष्ट्र। आप एक ध्यान रखना, महाराष्ट्र की जो मुंबई स्टेट है उसको माया नगरी बोला जाता है, मतलब पैसों का शहर, ठीक है। तो भाई महाराष्ट्र के अंदर ना सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स काम करने के लिए आते हैं दिल्ली के लाखों की संख्या में महाराष्ट्र के अंदर इमिग्रेंट्स आते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा सिंपल सा आंसर है महाराष्ट्र। आपका ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। जो मैंने ये क्वेश्चंस लिखे ना आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, प्री बोर्ड्स में भी रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी सैंपल पेपर उठा देखोगे उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज डोमिनेटेड बाय मेल माइग्रेंट। आपको 4 स्ट्रीम्स दे रखे भाई, हमने
थ्योरी जब हम कर रहे थे हमने पढ़ा था माइग्रेशन की स्ट्रीम कितनी होती है, 4 स्ट्रीम्स होती है, हमने सबके चारों के बारे में पढ़ा था। तो इनमें ये दे रखा है कि इन फॉलोइंग स्ट्रीम्स में से मेल डोमिनेटेड स्ट्रीम कौन सी है, माइग्रेंट, ठीक है, मेल माइग्रेंट को किस स्ट्रीम पे डोमिनेट करते हैं, ठीक है, मतलब जो मेल पुरुष होते हैं जब माइग्रेट करते हैं तो किस स्ट्रीम में माइग्रेट करते हैं, रूरल टू रूरल माइग्रेट करते हैं, रूरल टू अर्बन माइग्रेट करते हैं, अर्बन टू रूरल माइग्रेट करते हैं, अर्बन टू अर्बन माइग्रेट करते हैं। 4 स्ट्रीम्स दे रखी हैं। देखिए भाई, अगर कोई बंदा जो मेल पॉपुलेशन को काम करने के लिए माइग्रेट करेगा तो ग्रामीण से ग्रामीण तो करेगा नहीं, सिंपल क्लियर होगी भाई, उसको अपने गांव में काम नहीं मिला तो दूसरे को, चलो मान लो दूसरे गांव में फैक्ट्री लगी हुई है रूरल एरिया ग्रामीण एरिया में, तो भाई वो माइग्रेट थोड़ी करेगा, डेली काम करके अप डाउन कर लेगा। तो ये सिंपल सा आंसर इसका तो ये हमारा हो ही नहीं सकता, रूरल टू रूरल। दूसरा रूरल टू अर्बन, जो बंदा गांव से काम करने शहर जाएगा वो माइग्रेट करेगा ही करेगा, ठीक है, हम इसको भी मान सकते हैं। सी अर्बन टू रूरल, भाई अगर कोई बंदा जिसको शहर में काम नहीं मिला उसको गांव में काम क्या मिलेगा, तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन तो हो ही नहीं सकती इसके लिए, ठीक है, मेल की। अब आता है डी, अर्बन टू अर्बन, शहर से शहर भी माइग्रेशन हो सकती है, पर मेन जो डोमिनेटेड स्ट्रीम है माइग्रेशन की वो हमारी रूरल टू अर्बन होगी, ग्रामीण से शहरी माइग्रेशन जिसको बोला जाता है रूरल टू अर्बन। इसका हमारा आंसर बी होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज डोमिनेटेड बाय मेल माइग्रेंट्स, ठीक है, सिंपल सा पूछा गया है, इनमें चारों स्ट्रीम्स में कौन सी एक ऐसी स्ट्रीम है जो मेल माइग्रेंट्स जिस पर डोमिनेट करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा माइग्रेट होते हैं, तो सिंपल सा आंसर हो गया भाई हमारा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ठीक है। हमारा क्वेश्चन 4 आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एग्लोमरेशन हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ माइग्रेंट पॉपुलेशन, मतलब इसमें हमारे ये पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक आपको चार इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, अर्बन एग्लोमरेशन ऐसी कौन सी है जो हाईएस्ट शेयर ऑफ माइग्रेंट पॉपुलेशन जिसके अंदर पाया जाता है, माइग्रेंट पॉपुलेशन हाईएस्ट शेयर, मतलब उस वहां पर उस एरिया में वहां की निवासी कम है, माइग्रेंट ज्यादा पाए जाते हैं। तो आप क्या कौन सी स्टेट है भाई, अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में शायद इसी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है आपको मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, ठीक है भाई, मानते हैं मुंबई भी एक सिटी है, बेंगलुरु भी एक सिटी है, दिल्ली भी एक सिटी है, ठीक है, और चेन्नई भी एक सिटी है, ठीक है, हाईटेक सिटीज इनको सबको बोला जाता है। एक चीज का ध्यान रखना, चेन्नई सबसे ज्यादा माइग्रेंट इसके अंदर नहीं आते हैं पर सबसे ज्यादा नहीं आते, दिल्ली के अंदर भी नहीं आते हैं, बेंगलुरु कैंसिल हो गया, बचता है महाराष्ट्र, हमने पढ़ा था महाराष्ट्र की में मुंबई आती है, ठीक है, जिसको पहले बॉम्बे बोला जाता था, तो इसका आंसर सिंपल सा मुंबई है, ठीक है भाई। Which one of the following urban agglomeration has the highest share of migrant population? Highest share of migrant population किस फॉर अर्बन एग्लोमरेशन में पाया जाता है, मतलब शहरी इलाके में पाया जाता है। मुंबई के अंदर भाई दिल्ली है ना, लाखों बंदे माइग्रेट करते हैं, ठीक है, कोई भाई हीरो बनने आता है, कोई कुछ करने आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है भाई हमारे, इसमें हमारे शॉर्ट्स भी हैं, वेरी शॉर्ट भी, वेरी शॉर्ट तो हमारे हो गए 1 मार्क्स क्वेश्चन, अब इसमें हमारे शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं, ठीक है। पहले हम जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, व्हाट इज माइग्रेशन, चैप्टर पूरा माइग्रेशन के ऊपर है, तो माइग्रेशन क्या होता है, हो गया। फिर अगर क्वेश्चन 4 नंबर का बनाना है, व्हाट इज माइग्रेशन, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के जो टाइप्स हैं वे बताओ और उनको डिस्क्राइब करो, 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये चैप्टर हमारे कम से कम 4 से 6 नंबर का एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये चैप्टर माइग्रेशन वाला हमारी दूसरी बुक में भी है, तो दोनों को मिला के कम से कम ये चैप्टर हमारा 8, 10, 12 नंबर का पड़ जाता है, ठीक है, 10 नंबर का तो पड़ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कॉजेस ऑफ माइग्रेशन। अब भाई हमने पढ़ा था थ्योरी में कि माइग्रेशन की कॉजेस क्या होते हैं, लोग माइग्रेट क्यों करते हैं। माइग्रेशन के हमारे 2 कारण थे, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, ठीक है। पहले माइग्रेशन के बारे में 2 नंबर में आया तो माइग्रेशन को बता दिया, पुश और पुल फैक्टर लिख दिए, थोड़ा बहुत बताना चाहते हो बता सकते हो। पुश फैक्टर होता क्या है, मतलब लोग किसी चीज से परेशान होकर, ठीक है, किसी चीज की तलाश में किसी और जगह पे जा रहे हैं, उसको पुश फैक्टर बोला जाता है, धकेलना, ठीक है, एक तरीके से। पुल फैक्टर किसी चीज के लिए अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, उसको पुल फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन, ठीक है भाई। जो माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस हमने पढ़े थे 4 होते हैं, पर इसमें आपको सिंपल ही पूछ लिया कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। इसमें आपको चारों नहीं पूछे, आपसे ये पूछा कि जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस उसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो भाई ध्यान से चैप्टर को पढ़ना है, आपसे कुछ भी पूछा जाता है, इकोनॉमिक, सोशल, डेमोग्राफिक, इन्वायरमेंटल, कुछ भी पूछा जाता है। जैसे आपसे इसमें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस पूछा गया है, 4 नंबर में क्वेश्चन पक्का आ सकता है,
इकोनॉमिक आए, सोशल आए, एनवायरमेंटल आए, डेमोग्राफिक आए, आप या आपका दोनों को मिक्स करके भी देख सकते हैं। जैसे इसमें है एक्सप्लेन सोशो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं माइग्रेशन के भाई? माइग्रेशन का इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस सबसे ज्यादा होता है, कोई बंदा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस की इनकम बढ़ जाती है अगर दूसरी जगह एक सिटी से दूसरी सिटी का काम करने के लिए माइग्रेट करता है तो अपनी इनकम के लिए माइग्रेट कर रहा है, दूसरे शहर माइग्रेट करता है तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि हमारी कंट्री को भाई फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, ठीक है, रेमिटेंस मिलेगा, वो अपनी जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर पाएगा। हम बना के लिख सकते हैं भाई, थ्योरी हमने पढ़ रखी है, नहीं तो आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, सोशो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस। इसको भी ऐसे लिखना है भाई, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस 4 टाइप्स के हमने पढ़े ही थे, इसमें सोशल कॉन्सिक्वेंस और डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस का मिक्स करके पूछ रखा है। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या पूछेगा? डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इन इंडिया। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ये आपका लॉजिक के हिसाब से पूछा गया है, ठीक है, कि डिस्कस कीजिए कि इंटरनेशनल माइग्रेशन के कारण इंडिया के अंदर क्या क्या परिणाम आते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन जब लोग करते हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं? बैड इफेक्ट भी बता सकते हैं आप, गुड इफेक्ट भी बता सकते हैं। बैड इफेक्ट में क्या आएगा? मतलब जो इंडिया के अंदर लोग काम करते हैं, जो स्किल्ड लेबर होते हैं, दूसरे देश में जाके काम करते हैं, क्यों नहीं कर पाते भाई वे काम? क्यों? मान लीजिए जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो काम करते हैं नासा जाकर, ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई वे सोचते हैं कि हम यहाँ पे अच्छी तरह सेट नहीं हो पाएंगे, हमारी नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी, ठीक है, तो इसलिए भी भाई वे काम करते हैं, उनको वो लाइफस्टाइल यहाँ पर नहीं मिल पाता है, ये भी रीजन हो सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल इंडिया पे क्या इसको भाई इंडिया की स्किल तो गई दूसरे देश के पास, ठीक है, पर इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है उसकी तरफ से, जो बंदे हैं उनको वहां की सिटीजनशिप मिल रही है, ठीक है। तो भाई कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन के बहुत सारे, आप बना के लिख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज पुल और पुश फैक्टर, ठीक है। भाई अभी हमने पढ़ा था कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में पुश और पुल फैक्टर, ठीक है। आप आपने पढ़ा, ध्यान नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा देखें, नहीं तो भाई वीडियो को 1-2 बार देख लो, आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा तो नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, नोट्स डाउनलोड कर लो, ठीक है। पुश और पुल फैक्टर आपका पूछा सकता है कि होता क्या है। ये क्वेश्चन आपको 2 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, या खाली आपसे ये भी पूछा जा सकता है 4 नंबर में, डिफरेंशिएट कीजिए पुश एंड पुल फैक्टर को, ठीक है। पुल फैक्टर और पुश फैक्टर को डिफरेंशिएट करना, आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं। भाई एक चीज ध्यान रखना आपकी बुक में, ठीक है, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस वाला जो टॉपिक है उसके आसपास आपको एक फिगर मिलेगा, फिगर 2.2a एंड फिगर 2.2b। आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, आने में आपके प्री बोर्ड्स आप दोगे, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पक्का ही मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन में मिले, कैसे मिले? प्री बोर्ड 1 में मिले, 2 में मिले, 3 में मिले, आप जितने भी प्री बोर्ड दोगे आपको एक ना एक प्री बोर्ड में वो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर वो पूरा डेमोग्राफिक वो कॉन्सिक्वेंस आपका एक ग्राफ सा बना रखा है सर्कल टाइप में दोनों में, ठीक है। उसमें आपको बता रखा है कि कौन लोग कहाँ माइग्रेट करते हैं, कितनी परसेंटेज में करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वो अगर आएगा तो भाई वो आपका 6 मार्क्स में आ सकता है, उसमें से आपके क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है पर आप पढ़ लेना भी है एक बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है वो फिगर 2.2a एंड फिगर 2.2b, ठीक है भाई। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भाई कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई अब मैं 1-2 दिनों बाद एक वीडियो डालूंगा कि हाउ टू स्टडी, कंसंट्रेट कैसे करें भाई, कितना टाइम पढ़ना है। अगर आपको भाई वीडियो जल्दी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं भाई 2-3 दिन बाद या हफ्ते बाद डालूंगा। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि सिलेबस कैसे न कैसे जल्दी कंप्लीट कर ही दूंगा आपका, ठीक है भाई। दोबारा कह रहा हूँ भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, देखने से क्या होता है, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे नोटिफिकेशन जल्दी मिलेंगी आपको, ठीक है, नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फेसबुक, अगर आप फेसबुक पे हमें फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, तो भाई फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से भी फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।